नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता है आप सभी बहुत अच्छा, आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। जी हाँ दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई कीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम लोगों का सामने आ रहा है। दोस्तों आज का ये वीडियो झारखंड बोर्ड के 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी बहुत कमेंट कर रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे बहुत सारे बच्चे और कॉल भी किए थे बहुत सारे कि सर जो विज्ञान का आप ऑब्जेक्टिव बता दिए, प्लीज़ उसका सब्जेक्टिव बता दीजिए। तो दोस्तों आप लोग की रिक्वेस्ट पर मैं आप लोग के लिए सब्जेक्टिव का पूरा सवाल लेकर आया हूँ। आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का बिल्कुल डिटेल में देखेंगे और हर एक को आपको समझा भी देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करें इस वीडियो को। जितने सारे पहले आपके दोस्त हैं, जितने सारे दोस्त आपको 10वीं कक्षा में, उन लोगों को प्लीज़ सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसको देख लें और सभी लोग का आंसर पता चले। देखिए इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन लोग एग्जाम में मैच भी होने वाला है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को इस तरह से बताएंगे ना कि उससे अगर कोई दूसरा क्वेश्चन उस टाइप का पूछा जाएगा उससे रिलेटेड, तो भी आप लोग उसका जवाब कर लीजिएगा। तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिएगा, ये सबसे जरूरी बात है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिए जितना भी 10 मिनट 20 मिनट या जितना भी मिनट का वीडियो है, इतना देखने से अगर कोई लाभ मिलता है तो वीडियो को देखिए ना, लाभ होगा, हानि नहीं होगा। आप 10 मिनट 20 मिनट का गाना सुन लेते हैं, उससे बजाय ये वाला देख लिए, उसके बाद गाना सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आप पूरा देखिए, आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए, पूरा देखिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा और एग्जाम में आप लोग को पता चलेगा कितना फायदा हुआ कितना नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आप लोग का इंपॉर्टेंट सवाल का कुछ दिनों में जारी कर देंगे, तो उसका भी हम लोग जल्दी प्लान कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए सारा क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव तो हम बता चुके हैं, आज सारा सब्जेक्टिव देख लेंगे। जैसे आप लोग को प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखना है, क्या अवतल दर्पण दो उपयोग क्या है, तीन चालक को किस तरह से जोड़ा जाता है, श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है, तो सारा जितना सब्जेक्टिव सवाल है सारा चलिए देख लेते हैं और सबका उत्तर देखते हैं डिटेल में। तो दोस्तों सभी का हैंड रिटन नोट्स लेकर आए हैं, बिल्कुल एक विद्यार्थी ने लिखा है और मैंने ही लिखवाया है, तो सबका बिल्कुल नोट्स लेकर आए हैं हम हैंड रिटन। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हम सेंड करेंगे। पहले पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिए और वीडियो देखने के बाद कहीं भी कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और वीडियो में समझाया भी गया है, तो वीडियो को प्लीज़ सभी लोग देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए सबसे पहला सवाल आप लोग का कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है? तो आप लोगों को पता है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम 2 होता है। ठीक है, क्या क्या होता है? तो पहला नियम जो होता है वो होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अब सर बोलिए कि सर परावर्तन होता क्या है? तो देखिए सबसे पहला, मान लीजिए कोई समतल है या फिर कोई समतल दर्पण है। ठीक है, ऐसे कोई किरण आ रही है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ऐसे कोई किरण आ रही है इस दिशा से और ऐसे निकल जा रही है। ठीक है, ऐसे निकल गई, यहाँ पे एक अभिलंब होता है, इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। ठीक, यहाँ बीचों बीच आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक अभिलंब आता है, तो ये अभिलंब जो है, यहाँ पे अभिलंब जो है, देखिए ये होता है आपतन कोण, ये होता है परावर्तन कोण। ये कोण हमेशा बराबर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं आर। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आई और आर क्या होगा? बराबर, यानी कि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। तो वही पहला नियम हो गया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? आपतित किरण परावर्तित किरण, यहाँ पर थोड़ा आप लोग का इसमें स्पेलिंग में गलती हो सकता है क्योंकि बच्चा लिखा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। देखिए क्या बोल रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, तीनों देखिए एक ही तल में, एक ही साइड में दिख रहा है ना, तो तीनों एक ही तल में होता है, इसलिए ये भी इसका एक रूल हो गया। तो 2 रूल क्या क्या हो गया? एक तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दूसरा क्या होगा कि आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये वाला आपतन बिंदु है और इस पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में, एक ही साइड में। देखिए तो ये हो गया आपका दूसरा नियम। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोग के लिए, तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं उसको लिखना है। तो सबसे पहले देखिए सौर भट्टियों में करते हैं। सर सौर भट्टियों में क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए अवतल दर्पण में काम ही होता है जो सूर्य का किरण आता है ना, जितना उसको एक जगह पे केंद्रित कर देना। ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो सौर भट्टी में क्या होता है? टेम्परेचर का ही मेन प्रयोग होता है, उष्मा का। तो एक तो हो गया सौर भट्टियों में, दूसरा दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। अवतल दर्पण क्या दिखाता है? किसी भी चीज़ का बड़ा प्रतिबिंब करके दिखाता है। ठीक है, तो दांतों का दंत जो विशेषज्ञ जो डॉक्टर होगा, डेंटल डॉक्टर, डेंटल, उन लोग के द्वारा इसको यूज किया जाता है दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में। उसका और इसका और एक जगह यूज किया जाता है, कहाँ पे? तो इसका और एक जगह किया जाता है, जो गाड़ी का आगे का जो हेडलाइट होता है वहाँ पे भी इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप लोग गाड़ी के अग्रदीपों में भी लिख सकते हैं, वाहनों के अग्रदीपों में भी अवतल दर्पण का दोस्तों हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा आप लोग कमेंट सेक्शन में एगो इसका और उपयोग बताइए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं, और बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों कि 3 चालक जिनके प्रतिरोध क्या कह दिया है? 2 ओम, 4 ओम तथा 6 ओम है, को श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है। इनका समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य मतलब कुल प्रतिरोध इसका कितना होगा? तो देखिए हम लोग को R1 दिया है, मान लिया 2 ओम, R2 दे दिया 4 ओम और R3 दे दिया 6 ओम। तो समतुल्य प्रतिरोध हम लोग जानते हैं, जब भी श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा, जब भी श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है तो R इक्वल क्या होगा? R1 + R2 + R3। जब श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है तो, अगर फासला क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या लिखते हैं?
तब लिखते हैं कि 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 जितना सारा होता है तब लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें श्रेणीक्रम में इसलिए r इक्वल r1 प्लस r2 प्लस r3 लिखे। क्या है, r1 इक्वल 2 ओम है, r2 इक्वल टू 4 ओम है, r3 इक्वल 6 ओम है। सभी को जोड़ दीजिए, 2 4 6 6 12, तो समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 12 ओम। देखिए इस तरह आप लोग लिखिए, एक नंबर आप लोग का नहीं कटेगा। और दोस्तों मैं और एक वीडियो बना चुका हूँ कि बोर्ड में जो टॉपर ने कॉपी लिखा है कैसे लिखा है, किस तरह से आप लोग मैक्सिमम नंबर मिलेगा, तो उसको आप लोग जरूर देखिए कि बोर्ड में कैसे कॉपी चेक होता है, किस तरह से नंबर दिया जाता है। वहाँ पे एक कॉपी को मैंने जो टॉपर कॉपी उसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको जरूर देखिए, ठीक है। उस आप लोग आइडिया हो जाए किस तरह से आंसर लिखे, ठीक है। तो उसी के आधार पर इसमें सब आंसर लिखा गया है और सारा आंसर आप लोग एक्यूरेट है और सभी लोग इसको देखिए। अगर इसका जवाब एग्जाम में लिखिएगा तो बिल्कुल गलत नहीं होगा और फुल नंबर मिलेगा आपको। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। अब देखिए सोडियम जो होता है उसको हम लोग केरोसिन तेल में क्यों रखते हैं डुबाकर। देखिए सोडियम को केरोसिन तेल में डूबकर रखा जाता है क्योंकि सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तुरंत जैसे हवा में रखेंगे ना आग पकड़ लेगा, तुरंत जैसे आप लोग हवा में रखिएगा तुरंत आग पकड़ लेता है। क्यों, जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर तुरंत ही आग पकड़ लेता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तुरंत आग पकड़ लेगा, जैसे हवा के संपर्क में आएगा तुरंत जल जाता है। तो इसीलिए इसको केरोसिन में केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है ताकि वहाँ पे इसको वायु ना लगे, हवा ऑक्सीजन से दूर रहे। ओके, तो चलिए ये भी समझ गए होंगे आप लोग, सोडियम बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है, इसलिए उसको केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। नेक्स्ट समीकरण संतुलित, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। एक सवाल तो फिक्स रहेगा आप लोगों का 2-3 नंबर के इसमें, ठीक है, 2-3 को आप लोग इसमें जरूर देगा संतुलित करने के लिए। तो सबसे पहला जो आप लोग का N2 + H2 गिव्स 2 NH3 है, तो इसको क्या बोलता है, संतुलित करने बोला। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। आप लोग का N2 मतलब नाइट्रोजन कितना है, 2 गो है, हाइड्रोजन कितना है, 2 गो है। चलिए ठीक है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 3 गो, इधर नाइट्रोजन कितना है, 1 गो। देखिए यहाँ पे 1 गो नाइट्रोजन, 3 गो हाइड्रोजन है ना। लेकिन भैया जी यहाँ पे नाइट्रोजन हम लोग का 2 गो है, इधर 1 गो, ये तो नाइंसाफी हो गया ना। तो हमको तो इंसाफ करना है, तो क्या करेंगे, इधर 2 गो नाइट्रोजन है तो हम इधर भी 2 गो दे देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लगा दिए, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन लगा दिए आगे में, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग क्या लगा दिए, 2 नाइट्रोजन। अब बेचारा 2 नाइट्रोजन करने के चक्कर में बेचारा हाइड्रोजन 3 गो हो गया। देखिए बेचारा 2 नाइट्रोजन जो कर दिए हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 दूनी कितना हो गया, 6 गो हम लोग का हाइड्रोजन हो गया टोटल। सर 6 गो कैसे हुआ, क्योंकि H3 करके 2 बार है ना, H3 है तो 2 गो है, तो 3 दूनी 6 हो गया, 6 गो हाइड्रोजन। तो इधर भी हमको बराबर करना पड़ेगा। तो इधर कितना था, 2 गो था, 2 गो था तो के गो करके देना पड़ेगा, 3 गो करके, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो अब संतुलित है, ठीक है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, इधर भी 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, इधर 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन, ठीक है। और जब भी आप लोग संतुलित कीजिएगा तो हमेशा कोई भी तत्व होगा उसके आगे में संख्या दीजिएगा, कभी भी नीचे में नहीं देंगे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ 3 दिया आगे में, 2 दिया आगे में, यहाँ तो कुछ नहीं दिया ना, नीचे में तो कुछ नहीं दिया इस तरह से, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि Fe + H2O गिव्स FeCO4 + H2। तो ये जो हो रहा है, क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए इधर Fe3 है, मतलब 3 गो Fe है, धातु के गो 3 गो है Fe, यहाँ पे 1 गो है, ये तो नाइंसाफी वाला बात है। तो इधर हमको 3 करना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या दे दिए, 3 Fe दे दिए। चलिए एक काम हो गया। अब देखिए इधर ऑक्सीजन कितना है, सर इधर तो 4 गो ऑक्सीजन है, इधर 1 ही गो ऑक्सीजन दिख रहा है, तो इसको हमको 4 करना पड़ेगा। तो हाँ कर दीजिए, यहाँ पे हम आगे में क्या दे देंगे, 4 दे देंगे, तो 4 ऑक्सीजन। अब देखिए ऐसे करके 4 नहीं देंगे, मान लीजिए यहाँ पे 4 दे दिए, ये गलत हो गया, इसको 4 नहीं, हम हमेशा अभी बोले आप लोग को आगे में देना है, ठीक है। तो हम आगे में यहाँ 4 दे देंगे, तो देखिए यहाँ पे 4 दे दिए, 4H2O, ठीक है। अब इसके चक्कर में इधर मेरा बेचारा H2 अकेला था, ठीक था, बराबर था, इधर भी H2 था, लेकिन यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 H2 हो गया ना, 8 गो H हो गया, तो हमको इधर भी 8 गो करना पड़ेगा। तो इधर 2 गो था, आगे में 4 कर दिए, देखिए 8 गो हो गया, 8H2O, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गलती किया, ये यहाँ पे 8H2, यहाँ पे O नहीं होगा, ठीक है, ओनली 8H2, ठीक है। वो तो यहाँ 4 गो है ही, इधर भी हम मेरा 4 गो हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो बराबर है, 8 गो H, इधर भी 8 गो H हो गया। चलिए ये सही हो गया आप लोग का। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि आगे का सवाल क्या है आप लोग का। तो आगे आप लोग का सवाल है, एक धातु का नाम बताइए, धातु का नाम अथवा संकेत लिखिए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो धातु का नाम होता है दोस्तों पारा, पारा होता है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। और इसको हम लोग किस संकेत क्या होता है इसका, तो इसका संकेत होता है Hg, पारा, और ब्रैकेट में इसका संकेत हो गया Hg। बोले कि ऐसी अधातु का नाम अथवा संकेत लिखिए जो विद्युत के सुचालक होती है। एक ऐसी अधातु का नाम लिखना जो विद्युत का सुचालक होता है। तो दोस्तों ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट जो है आप लोग का, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ठीक है। लेकिन ये धातु नहीं है, ये धातु का अपर रूप है। कौन सा धातु का, कार्बन धातु का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेफाइट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कार्बन का अपर रूप, और ब्रैकेट में C लिख सकते हैं, C उसका संकेत हो जाएगा। ये ग्रेफाइट लिख के ब्रैकेट में लिख सकते कार्बन का अपर रूप और C, क्योंकि कार्बन का अपर रूप होता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण है, इसका संशोधन किस प्रकार संभव है। बिल्कुल देखिए कैसे आप लोग एग्जाम में आंसर लिखना है उसी तरह बताए हैं, और इस तरह लिखिए तो पूरा फुल नंबर मिलेगा। निकट दृष्टि दोष क्या है, तो पहले ऐसे दृष्टि दोष जिसमें कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को तो देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो ऐसा दृष्टि दोष, निकट देखिए, निकट मतलब निकट का वस्तु देख सकता है पर दूर का वस्तु, उल्टा हो गया ना, तो ऐसे याद करना है कि निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु वो देख सकता है पर दूर का वस्तु नहीं देख सकता है। क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु देख सकता है, दूर का वस्तु नहीं देख सकता है, इसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसके कारण क्या है, तो देखिए इसका कारण क्या क्या है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना, हम लोग अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता है वो अधिक हो जाता है, और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ठीक है, और नेत्र गोलक के लंबा हो जाने पर भी ये दोष होता है। और बोला है कि इसका संशोधन किस प्रकार होता है, तो ही लिखे हैं, उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस का प्रयोग करके इस दृष्टि दोष, ये दृष्टि गलत लिखा है, दृष्टि ऐसा होगा, इस दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, किसका प्रयोग करके, अवतल लेंस का। अगर पूछता कि दीर्घ दृष्टि दोष को किससे ठीक करते हैं, तो उसको उत्तल लेंस से ठीक करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग का, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर उपचयन एवं अपचयन की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए एक उदाहरण भी दीजिए। तो देखिए उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीजन के आधार पर बोला कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर, तो उसी के आधार पर हम लोग डिफाइन कर देंगे इसको। उपचयन अभिक्रिया, जब भी आप लोग का अंतर बोलेगा, जब भी आप लोग को दो में कंपेयर करने बोलेगा, इससे पहले वाला वीडियो मैंने बताया था, जब वो वाला आप लोग को बताया था कि 99 कैसे लाए साइंस में, वो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 99% लाने के लिए, बोर्ड एग्जाम में अबव 80-90% लाने के लिए वो वीडियो जरूर देखना चाहिए, कैसे उत्तर को लिखा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। उसमें बहुत डिटेल में मैंने बात किया है, 20 मिनट का वीडियो, प्लीज़ पूरा देखिए जाके। तो देखिए जब भी अंतर दो चीज़ में बताएगा तब भी आप लोग बीच में पार्टीशन देंगे और दो तरफ अंतर लिखेंगे। ठीक है, तो एक तरफ उपचयन हो गया, एक तरफ अपचयन हो गया। उपचयन क्या, ऑक्सीजन की योग या ह्रास का आधार बोला है, तो हम बिल्कुल उसी का नाम लेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कौन सा अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास मतलब ऑक्सीजन का लॉस होता है, ऑक्सीजन का हानि होता है, ऑक्सीजन घटता है। ठीक है, ऑक्सीजन मतलब अलग हो जाता है, उससे ह्रास होता है, ऑक्सीजन की कमी होता है, उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें एग्जाम्पल क्या दिया, 2CO + O2 2CO, क्या ऑक्सीजन का योग हुआ ना, देखिए CO में क्या O2 जुड़ गया तब ना 2CO बना, जुड़ गया ना, तो योग हो गया इसमें। और इसमें क्या बोले, ह्रास मतलब कमी, तो देखिए यहाँ पर 2CO + H2 था, CuO + H2, तो देखिए CuO में से O हट गया, CO बेचारा अकेला हो गया, और यहाँ पे क्या बन गया हम लोग का H2O बन गया, यहाँ पे क्या बन गया H2O। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ अलग हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं ह्रास होता है, कमी हो गया, CO में से ऑक्सीजन चला गया छोड़ के। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है, निम्न का रासायनिक सूत्र लिखे। बहुत आसान पूछा है, बच्चा वाला एकदम, आप लोग देखते ही बना देंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, तो सर NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कौन नहीं बता सकता, सब कोई बोल सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH होता है। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूछा था, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO। यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड का हम लोग क्या बोलते हैं इसको अगर बोलता है कि CO को, और दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। या फिर एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है दोस्तों कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो तब होगा CaO। ओके, नेक्स्ट हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का भी आसान है, HCl हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। और कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4, सल्फेट का SO4 होता है। ठीक है, और कॉपर का Cu, तो CuSO4 हो गया इसका राइट आंसर। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल हो आपका, हम न्यूमेरिकल से एक, अगर आप लोग सभी कमेंट में बोलिएगा सभी लोग, तो न्यूमेरिकल से स्पेशल वीडियो में ला दूंगा, और जिसको एग्जाम बहुत फायदा होगा आपको, क्योंकि एग्जाम में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिक्स है आप लोग का। देखिए क्या है, दर्पण सूत्र का प्रयोग करके, दर्पण सूत्र आवर्धन का सूत्र लिखे। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए दर्पण सूत्र का यहाँ पहले लिखना दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र हम लिख दिए, क्या होता है 1/f = 1/v + 1/u, ये हो गया दर्पण सूत्र। चलिए 1 नंबर आपको मिल गया, ये 5 नंबर का सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है कि आवर्धन सूत्र भी लिखे, तो आवर्धन सूत्र भी चलिए लिख देते हैं हम लोग। आवर्धन सूत्र क्या होता है, m = -v/u, और साथ में होता है h'/h। ठीक है, तो आप m = -v/u भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और m = h'/h भी होता है। ये होगा हम लोग आवर्धन का फॉर्मूला, m = -v/u = h'/h। अब इसका न्यूमेरिकल करने के लिए क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये हम पहले देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, और क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का, मतलब बीम का साइज दे दिया है, मतलब h = कितना दे दिया है 4 सेंटीमीटर। वही हम लिखे, देखिए
एच इक्वल टू क्या लिखे हैं 4 सेंटीमीटर, है ना। नेक्स्ट बोला है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितना दिया 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिखे 15 सेंटीमीटर। सर माइनस क्यों दे दिए, पूछिएगा ना जी माइनस क्यों दे दिए। तो देखिए ध्यान से सुनिए, अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, फोकस दूरी हमेशा माइनस में होगा। और एक बार, अगर अवतल लेंस हो या फिर अवतल दर्पण हो, हमेशा फोकस दूरी किस में लेना है, माइनस में। अगर सर उत्तल दर्पण उत्तल लेंस रहे तो प्लस में लेना है। उत्तल दर्पण का भी फोकस दूरी प्लस में होता है, उत्तल लेंस का भी फोकस दूरी प्लस में होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बिल्कुल आप एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक कि धनात्मक, तो ऋणात्मक होता है, और उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है। इसका ऑब्जेक्टिव सवाल हम करवा देंगे और करवाई हैं पहले। तो उसके बाद बोला कि अवतल दर्पण 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, मतलब कितना दूरी पर रखा गया 25 सेंटीमीटर, वस्तु का दूरी दे दिया है 25 सेंटीमीटर। और यू चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, सब में माइनस होगा। यू माइनस क्यों होगा सर, क्योंकि यू आप लोग जो ऑब्जेक्ट रखिएगा हमेशा दर्पण के पहले ही रखिएगा ना जी, तो इधर का सारा दूरी क्या होता है माइनस में होता है, इधर का सारा दूरी, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा पहले ही रखाता है, तो इसलिए माइनस में होगा हमेशा। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इक्वल वी प्लस 1/u, यहाँ पे रख दिए 1/f का वैल्यू -15, v का तो निकालना है, u का वैल्यू -25, ठीक है। तो अब 1/-25 को हम इधर ले आए, देखिए माइनस हो गया प्लस माइनस से माइनस, अब -25 उधर है तो 1/25 हो गया प्लस में, और यहाँ से इसको एलसीएम ले लिए हम, 15 और 25 का एलसीएम कितना आ गया 75, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना है -2/75 आया। 1/v इक्वल टू v इक्वल क्या आता है -75/2, तो यह 37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप लोग आगे देखेंगे, बोला है कि साथ में पूछा है कि आप लोग का देखिए, और एक किसमें क्वेश्चन पूछा, ये तो हम लोग का कितना दूरी में बना गया, तो ये तो हम लोग निकल गया। साथ ही प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रकृति मतलब क्या होगा, आभासी होगा कि वास्तविक होगा, ये पूछा है। तो देखिए हम लोग का भी किस में आया वो देखना है, माइनस में कि प्लस में। भी हम लोग का आ गया माइनस में। सर इसका मतलब क्या, भी माइनस में, इसका मतलब इतना ही होता है, बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। अगर ये हम लोग का अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, तो भी माइनस में मतलब भी क्या, इमेज इधर ही कहीं बन रहा है, ठीक है, ऊपर या नीचे अभी तो हम माइनस बाद में देखेंगे कि एच डैश माइनस आ रही है प्लस में, लेकिन भी माइनस में आया मतलब इधर कहीं पे बन रहा है, ठीक है, इधर कहीं पे हम लोग का इमेज बन रहा है, मतलब क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। तो क्या क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा, तो इसलिए क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और क्या बोला है, साइज निकालने वाला, साइज निकल देखिए, m इक्वल टू -v/u इक्वल टू h/h लिख सकते हैं। यहाँ से v/u हम 75/2 लिखते हैं, कैलकुलेशन में आसानी होगा, ठीक है, तो -75/2 लिख दिया, और बटा u तो मेरा -25 पहले से था ही, और इधर h' का वैल्यू 4 था, तो इसको हम कैलकुलेशन किए, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद देखिए 3/2 हो गया, h'/4, तो यहाँ पे h' आपका हम लोग का आ जाता है, यहाँ देखिए यहाँ पे h', यहाँ पे एक थोड़ा सा गलती हुआ है, यहाँ पे थोड़ा आप लोग देख लीजिए, ये माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो ये आप लोग का ये माइनस तो हट जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, तो ये साइन तो आपका हट गया, -2, एक माइनस बचा, तो यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है, -3/2, तो यहाँ भी माइनस होगा, तो यहाँ भी माइनस, मतलब -6। तो सर क्या होगा इसका मतलब, इसका माइनस का मतलब कि आप लोग का जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। अगर ये अवतल दर्पण है तो अगर यहाँ पे कोई बिंब रखा है तो ऐसे में आप लोग का इस तरह उल्टा बनेगा, ठीक है। माइनस यही दर्शाता है, अगर प्रतिबिंब में माइनस साइन आ रहा है मतलब प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ आप लोग एक लाइन लिख सकते हैं, क्या बनेगा, उल्टा भी बनेगा। पहले तो हम वास्तविक लिखे चुके थे, यहाँ आप लोग लिख सकते हैं उल्टा बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं, 3 प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 पार्श्वक्रम में संयोजित है, दर्शाइए कि उनका समतुल्य प्रतिरोध 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3 है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले पूछा कि संयोजन पार्श्वक्रम संयोजन होता क्या है, तो क्या होता है देखिए, ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधकों के पहले सिरे को एक साथ तथा दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ा जाता है। बिल्कुल ध्यान सुनिए, ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधकों एक सिरे को एक साथ तथा दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ा जाता है उसे पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। देखिए जितना सारा प्रतिरोधक सभी का एक सिरा जो है, पहला सिरा एक साथ जोड़ दिए, तो जितना दूसरा सिरा है सबको एक साथ जोड़ दिए, है ना। तो इस तरह का जो संयोजन होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्वक्रम संयोजन। नेक्स्ट, इसमें सभी प्रतिरोधकों में अलग अलग धारा बहती है, मतलब पार्श्वक्रम संयोजन में क्या होता है, हर एक में अलग अलग, देखिए R1 में I1 बह रहा है, R2 में I2 बह रहा है, R3 में I3 बह रहा है, आप लोग देख सकते हैं सब में अलग अलग है, ठीक है, I1 I2 I3 बह रहा है। और विभवांतर क्या होता है, समान होता है, पार्श्वक्रम में विभवांतर समान होता है सब में। वही अगर श्रेणीक्रम का बात करते तो ध्यान सुनिए, श्रेणीक्रम में धारा सब में समान बहता है और विभवांतर सब में अलग अलग बहता है, ठीक है। तो चलिए इसको फिगर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, ये 5 नंबर मिलता है आप लोग को, फिगर हम बनानी है, आप लोग देख लीजिए, इससे पॉज करके फिगर ऐसे बनाना है यहाँ पे आप लोग को, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
हमें क्या क्या दिया है, अप्रूव कर रहे हैं, हमें R1 R2 और R3 3 प्रतिरोध दिया गया है जिसे पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, प्रत्येक ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोधकों से धारा क्रमशः I1 I2 और I3 बह रही है। परिपथ में विभवांतर भी है। प्रत्येक प्रतिरोध से धारा कितना बह रहा है हमको पता है, देख ही रहे हैं, I1 बह रहा है, I2 बह रहा है, I3 बह रहा है, और परिपथ में वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज आप लोग यहाँ देख लीजिए, वोल्टेज क्या है, V है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, और अब कुल धारा क्या हो जाएगा, फिर कुल धारा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। ओम का नियम से हम लोग जानते हैं क्या होता है, I इक्वल टू V बटे आर। सर V बटे आर क्यों होता है, हम लोग ओम का नियम जानते हैं, V इक्वल टू IR होता है ना, होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटे आर हो जाएगा। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटे R1 हो जाएगा। तो ही लिखा I1 इक्वल टू V बटे R1, I2 इक्वल टू V बटे R2 और I3 इक्वल टू हो जाएगा V बटे R3, और क्या, और I इक्वल टू V बटे R हो जाएगा। समीकरण का मान, सभी का मान समीकरण 1 में हम रख देते हैं। समीकरण 1 हम लोग का ये वाला है, इसमें हम सभी का मान रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 हम लोग का हो गया क्या, I1 प्लस I2 प्लस I3, सभी का मान रख दिए। I का मान हो गया V बटे आर, I1 का V बटे R1, V बटे R2, V बटे R3, I3 का मान देखिए, सभी में V कॉमन आ जाएगा, तो इधर भी V इधर भी V कट जाएगा, क्या बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3, और यहाँ पे 1 से कट गया तो 1 बटे आर, तो ही बच्चा हम लोग का 1 बटे आर इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कितना आसान है, 5 नंबर आपको इसमें मिल गया, कोई एक नंबर भी काटने वाला नहीं होगा, इतना आप बना दिया तो। ठीक है, तो बहुत ही आसान है दोस्तों, बिल्कुल इस तरह का आप लोग को और आगे कराया जाएगा बहुत सारा इंपॉर्टेंट। और ध्यान सुनिए, पाठ्यक्रम हो या श्रेणीक्रम हो, एक को आप लोग एग्जाम में फिक्स है, आना ही है एक को। ठीक है, तो दोनों जरूर कर लीजिए, पाठ्यक्रम संयोजन को और श्रेणीक्रम संयोजन को। अगर आप लोग को इसके बारे में नहीं डिटेल पता है तो एक वीडियो बना देंगे जिसमें आप लोग को श्रेणीक्रम भी बोल देंगे, क्योंकि आप लोग का पाठ्यक्रम तो इसमें हो ही चुका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धातु और अधातु में कोई 5 अंतर लिखना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग के लिए एग्जाम की दृष्टि से, धातु और अधातु में 5 अंतर क्या है। तो पहले देखिए, तो आप लोग यहाँ पे एक लाइन पहले लिख लीजिएगा, ये लिखा नहीं है, कि धातु और अधातु में 5 अंतर निम्नलिखित है। पहले एक लाइन आप लोग लिख लीजिएगा कि धातु और अधातु में 5 अंतर निम्नलिखित है, और यहाँ पे देखिए एक तरफ धातु दीजिएगा, एक तरफ अधातु दीजिएगा। जब भी आप लोग का अंतर लिखने बोलेगा, हम पहले भी बोले, इस तरफ पार्टीशन बांट के लिखना है। बहुत खुश हो जाएगी एग्जामिनर, आप लोगों को नंबर ज़्यादा देगा। मैं उस वीडियो में बताया भी हूँ, ठीक है, जो बताया हूँ कि टॉपर कैसे बने उसमें। देखिए नेक्स्ट है, इसमें क्या, धातु। तो धातु क्या होता है भाई, तो धातु हम लोग का चमकदार होता है, चमकदार नहीं होता है, सोना नहीं चमकता है, रूपा नहीं चमकता है, लोहा नहीं चमकता है, हर एक धातु चमकदार होती है। ठीक है, लेकिन अधातु चमकदार नहीं होती है। ऑक्सीजन चमकता है क्या कार्बन डाइऑक्साइड चमकता है क्या, नाइट्रोजन चमकता है क्या, नहीं ना। तो धातु चमकदार होती है, अधातु चमकदार नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ आप लोग का इसमें एक अपरूप जो हो गया हीरा, वो उसको छोड़ के। नेक्स्ट देखिए, वो तो हर एक चीज़ में अपवाद आपको है ही, केमिस्ट्री में आपको अपवाद मिलता रहेगा। ठीक है, अपवाद, जैसे आपका 5 गो दोस्त में 1 गो दोस्त खराब निकल गया तो अपवाद नहीं हुआ, तो इस तरह से इसमें अपवाद केमिस्ट्री में भरा पड़ा रहता है। नेक्स्ट, धातु सामान्यतः कठोर होती है। धातु क्या होती है, सामान्यतः कठोर होती है, जबकि अधातुएं कठोर नहीं होती है। लोहा कठोर नहीं होता है जी, और उसके बाद सोना कठोर नहीं होता है जी, एल्यूमिनियम कठोर नहीं होता, कठोर होता है। तो धातु क्या होता है, कठोर होता है। इस तरह से आप लोग बता रहे हैं, याद हो जाएगा, इसमें आप लोग को फिर दोबारा देखना ही नहीं पड़ेगा। धातुएं कठोर होती है, अधातुएं कठोर नहीं होती है। धातुएं तन्य होती है, अधातुएं तन्य नहीं होती है। अब सर तन्य मतलब क्या, तो ध्यान से सुनिए, तन्यता मतलब क्या होता है, तन्य या तन्यता मतलब धातु का ऐसा गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में खींचा जा सकता है, उससे हम लोग तन्यता कहते हैं। तो तन्य धातु का एक गुण है जिसके आधार पर उसे तार के रूप में हम खींच सकते हैं। ठीक है, लंबा लंबा तार बनाता है ना, तो क्या तन्यता के, जिसका तन्यता का गुण है उसी में बनता है ना। तो धातुएं तन्य होती है, तन्य मतलब तार के रूप में हम उसको बना सकते हैं खींच के। और धातुएं आघात वर्ध्य भी होती है, धातुएं आघात वर्ध्य नहीं होती है। आघात वर्ध्य मतलब क्या, इसको आघात करके पीट के पतली चादर बनाया जाता है। तो धातु को पीटता है ना, ये चदरा बनाता है, पीट पीट के चदरा बना देता है। तो क्या धातु आघात वर्ध्य होती है, उसे पीट के हम लोग चादर बना सकते हैं। तो धातु को ही बना सकते हैं, अधातु को थोड़े बना सकते हैं। तो धातु आघात वर्ध्य होती है, अधातुएं नहीं होती है। 4 हो गया। 5वां नंबर, धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती है। अब लोहा को किसी कठोर जगह में ठोकेंगे तो आवाज़ करेगा ना। अब देखिए ऑक्सीजन या फिर कोई भी जो अधातु है किस टकराएगा तो आवाज़ आता है, नहीं आता है। धातुएं कठोर सतह टकराने पर आवाज़ पैदा करती है, जबकि धातुएं आवाज़ नहीं पैदा करती है। 5 ही को बोला है, तो आप लोग यहाँ तक लिख दीजिएगा, 5 नंबर पूरा पूरी मिल जाएगा। हमें 1 नंबर 6 नंबर एक्स्ट्रा लिख दिए कि अगर कोई एक भूल जाइएगा तो 6 नंबर वाला लिख दीजिएगा। धातुएं सामान्यतः विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है। धातुएं क्या होता है, उष्मा
मतलब हीट का सूचालक होता है और विद्युत यानी कि धारा का भी सूचालक होता है, इलेक्ट्रिक का, ठीक है। अधातुए विद्युत का ऊष्मा का सूचालक नहीं होती है, अधातु इसका सूचालक नहीं होता है, सिर्फ एक ऑप्शन ग्रेफाइट छोड़ के, ठीक है। ग्रेफाइट तो धातु का ओपर रूप है। तो यही आप लोग हो गया 5 अंतर। हम 6 अंतर लिखा दिए, एक एक्स्ट्रा लिखा दिए, ठीक है। आप लोग को 5 ही अंतर लिखना है एग्जाम में। जे बोला है उतना लिखना, 5 बोला है तो 5 लिखना। हम एक एक्स्ट्रा लिखा दें कि एक ज़्यादा आप लोग याद रहे, कभी कोई भूल जाए तो दूसरा वाला लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रक्त के कोई 2 कार्य लिखे। रक्त के कोई 2 कार्य क्या क्या है। तो हम लोग का शरीर में जो रक्त है सबसे तो इस तरह लिखना है, रक्त के 2 कार्य निम्नलिखित है। सबसे पहला कार्य क्या, तो ऑक्सीजन का वहन। हम लोग जो सांस लेते हैं उसका वहन शरीर में किसके द्वारा होता है, जो हम लोग के शरीर में खून बहता है तो खून के सहारे से ही शरीर ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है। तो शरीर ऑक्सीजन का वहन हो गया। CO2 का वहन, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग सांस के द्वारा निकाल देते हैं, उसका भी वहन रक्त के द्वारा ही होता है, ठीक है। और पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन आदि, इतना इसका भी वहन होता है। हम लोग जो खाते हैं प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जो भी हम लोग का शरीर में जो पोषक तत्व मिलता है वो भी रक्त के सहारे से ही एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का 2, इसमें 2 कार्य लिखा है, हम 3 को लिख दिए हैं, ठीक है। तो आप तीसरा याद रख सकते हैं, अगर दूसरा कभी भूल गए तो लिख सकते हैं, कोई भी 2 को लिखे चल जाएगा। नेक्स्ट है 2 ऐसे जंतुओं का नाम लिखिए जिसमें बाह्य निषेचन होता है। तो 2 जंतुओं का नाम क्या है, मेढक और मछली, ऐसा 2 जंतुओं का नाम है जिसमें बाह्य निषेचन होता है। अगला है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैसे। तो ये तो सब बता देंगे, आप लोग भी लिख लेंगे, तो कुछ इसमें बताने का है ही नहीं। तो चलिए फिर भी हम पढ़ देते हैं एक बार कि धूम्र स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि धूम्रपान से फेफड़े, मुंह, गले, किडनी, लीवर के कैंसर हो सकते हैं। यह हृदय रोग से, हृदय ऐसा नहीं होता है, हृदय ऐसा होता है, ठीक है। यह एक मिनट, हृदय, ठीक है। यह हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह के लक्षणों को भी बढ़ा सकता है। और क्या, लगातार धूम्रपान करने से आदमी की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, ठीक है। देखिए जो ज़्यादातर धूम्रपान, शराब, दारू पीता है उसका क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता है, ठीक है। लड़ने का शक्ति नहीं बचता है शरीर में, फिर खा के सब खत्म कर लेता है। तो बिल्कुल, तो आप लोग भी अगर कोई इस तरह से जान पहचान में होगा तो बिल्कुल धूम्रपान करने मना कीजिएगा, और आप लोग तो ज़िंदगी में कभी नहीं कीजिएगा, ठीक है। बहुत ख़राब है दोस्तों, ये सब नहीं करना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्या दोस्तों, लैंगिक जनन के कोई 2 लाभ लिखें। लैंगिक जनन के 2 लाभ निम्नलिखित है, क्या क्या है कि लैंगिक जनन जो है संततियों में गुणों की विभिन्नता को बढ़ावा देता है। मतलब एक संतति हो गया, एक पीढ़ी हो गया, दूसरा पीढ़ी में गुणों में क्या होता है, विभिन्नता अलग सा गुण होता है उनमें, ठीक है। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों के DNA प्रतिकूल परिस्थिति में भी जीवित रहते हैं। क्या होता है, नर और मादा युग्मक जो है दोनों के DNA प्रतिकूल परिस्थिति में भी जीवित रह जाते हैं। यही इनका 2 गुण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्वयंपोषी तथा विषमपोषी पोषण में कोई 4 अंतर लिखिए, 4 को अंतर बोला है स्वयंपोषी और विषमपोषी में। तो स्वयंपोषी पोषण मतलब पहले समझ लीजिए क्या होता है। स्वयंपोषी पोषण मतलब जो अपना खाना खुद तैयार करके खाता है। विषमपोषी पोषण मतलब जो अपना खाना खुद तैयार नहीं करता है, किसी दूसरे पर निर्भर रहता है, ठीक है। तो आप लोग बोलिएगा सर हम भी स्वयंपोषी है। अरे नहीं, हम लोग स्वयंपोषी नहीं है, हम लोग खाना खुद बनाते भले हैं, लेकिन खाना बनाने के लिए खाना जो सामान तो है कहाँ से लाते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर ना। चावल खाते हैं, धान से निर्भर रहते हैं। मीट मछली खाते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कुछ भी खाना खाते हैं हम लोग दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। क्योंकि पेड़ पौधा हम लोग को साग सब्जी नहीं देगा तो फिर कैसे खाएंगे। मीट मछली से हम लोग का जो होगा वो भी दूसरे पर निर्भर है। अंडा खाते हैं वो भी दूसरे ऊपर हम निर्भर है। तो हम लोग स्वयंपोषी नहीं है। स्वयंपोषी मतलब जो खाना खुद बनाता है। तो सर खाना कौन बनाता है, खुद। तो आप लोग जो पेड़ पौधा है वो खुद बनाता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा यूज़ करता है ना, सूर्य का रोशनी, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल रहता है उसमें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खाना बनाता है वो लोग। देखिए स्वयंपोषी पोषण हरे पेड़ पौधों में होता है। अंतर क्या है स्वयंपोषी पोषण विषमपोषी में। स्वयंपोषी पोषण किस में होता है, हरे पेड़ पौधों में होता है, जबकि विषमपोषी पोषण सभी जीव जंतुओं में होता है। नेक्स्ट क्या है, स्वयंपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। अभी बताएं स्वयंपोषी पोषण भोजन का निर्माण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, जबकि विषमपोषी पोषण वाले जीव जंतु किसी दूसरे जीव जंतु अथवा पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। हम लोग खाना के लिए क्या किसी दूसरे पर कि कब पेड़ पौधों से फल तो आएगा तब खाएंगे, कब सब्जी लगाएंगे सब्जी उगेगा तब खाएंगे, कब खेत से धान आएगा तब खाएंगे, यही ना जी। नहीं तो हम लोग दूसरों पर निर्भर है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि इनमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। स्वयंपोषी पोषण में जो पौधा होता है उसमें क्लोरोफिल होता है, और हम लोग का जो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, जो स्वयंपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण होता है तभी नहीं खाना बनता है, तो इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। और हम लोग का जो है विषमपोषी पोषण में इन्हें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ओके
चलिए, और आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि दिए गए चित्र में 1 और 2 को नामांकित करें अथवा तथा 2 के कोई 2 कार्य लिखे। ठीक है, ये वाला चित्र आप तो देख लीजिए, ये वाला चित्र है, यहाँ पे आपका एक दिया गया था, एक, ठीक है, और यहाँ पे 2 लिखा गया था। यही आप लोग का फिगर है, क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। तो इसका नाम पूछना है, तो इसका नाम तो हो जाएगा अंडाशय एक नंबर में जो है, और दूसरा है उसका नाम क्या हो जाएगा अंडवाहिका या अंडवाहिनी, जो आप लोग चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला देखिए इधर इधर से में, ये भी आपका यह अंडाशय है, और ये क्या हो गया अंडवाहिनी हो गया, अंडवाहिका या अंडवाहिनी। ठीक है, तो देखिए वही आप लोग, और 2 का कार्य बोला है, मतलब अंडवाहिका का कार्य बोला है, तो वही हम 2 का कार्य लिख दिए हैं, 2 का। तो अंडवाहिका का 2 कार्य में लिखे थे, क्या क्या है, अंडाशय से गर्भाशय तक। ठीक है, अंडाशय से गर्भाशय, अंडाशय से गर्भाशय तक अंडाणु को वहन और अवहन और उर्वरकों, ठीक है, उर्वरकों, ठीक है, उर्वरकों, इस तरह से उर्वरकों के लिए आवश्यक वातावरण प्रदान करता है। और क्या, अंडा या जाइगोट के प्रारंभिक विकास के लिए भी ये हेल्प करता है, अंडा या जाइगोट का विकास के लिए भी ये इसका प्रयोग होता है। हो गया। अब देखिए लास्ट में आप लोग का एक क्वेश्चन पूछा था कि उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं और नाम लिखना था। ठीक है, तो आप लोग का उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र और ये हो गया नाम, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। सेम टू सेम फिगर बना लेना, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। यहाँ आप लोग का सबका नाम भी लिखा हुआ है, देखिए ये हम लोग का वृक्क हो गया, ठीक है, यानी कि किडनी हो गया, ये आप लोग का वृक्क का सिरा हो गया, ये पृष्ठ माधमनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, इधर आप लोग का वल्कुट हो गया, मेंडुला जो मध्यंश है, इधर पेल्विस हो गया, और यहाँ आप लोग देख सकते हैं पश्च महाशिरा हो गया, यहाँ वृक्क धमनी हो गया, और ये अधिवृक्क ग्रंथि हो गया। बस इसी का फिगर और इतना नाम आप लोग लिख दिए ना, 5 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। तो बस थोड़ा सा मेहनत करना है, 2-3 बार बनाइएगा, आपको 5 नंबर से मिल जाएगा। ठीक है, एक आप लोग का जरूर करने का इस तरह आएगा, ठीक है, छापने के लिए। तो ये आप लोग का सारा साइंस का हो गया दोस्तों। बहुत सारा आप लोग का आ रहा था कमेंट, तो आप लोग का कमेंट हम ऐसे भी आपको बताएं, जो भी आप लोग बोलिएगा मैं उसको जरूर वीडियो में बना के लाऊंगा। और जितना प्यार आप दे रहे हैं दोस्तों मुझे, उससे डबल आप लोग को लौटाऊंगा। ठीक है, एक एक चीज़ आप लोग को बताऊंगा, एग्जाम तक इतना ज़्यादा हेल्प किया कर जाएगा ना। अगर मेरा सारा वीडियो आप लोग देखते हैं तो एग्जाम में बिल्कुल एग्जाम पानी हो जाएगा, एग्जाम का डर मन से निकल जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए, बिल्कुल मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। बिल्कुल अच्छे से एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबर लाएं, और बिल्कुल अपने आसपास जो है सभी को दिखा दें कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी अच्छा नंबर ला सकते हैं। जो आपको कुछ नहीं समझते हैं तो ये समझते हैं बेचारा ये बेकार खाली खेलता रहता है, घूमता रहता है, तो लोगों को दिखा दीजिए कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। और दोस्तों लोग बता दिए 10th जो है माध्यमिक, इसका नंबर हर जगह पे काउंट होता है। ठीक है, तो नंबर लाना यहाँ बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, टैलेंट तो होता ही है, तो आपको नंबर यहाँ जरूर ज़्यादा और अच्छे से बढ़िएगा, तो सीखिएगा भी बहुत कुछ, और अच्छे से समझाया जाएगा इस चैनल पर। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले दोस्तों, और जितना सारे दोस्त है सभी को अभी का अभी एकदम शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग कुछ सीखें, और ताकि आपको भी थोड़ा मतलब लगे कि हाँ शेयर किए तो अच्छा किए, वो लोग भी कुछ सीखेगा मेरे कारण। तो प्लीज़ सभी को शेयर कर दीजिए। और चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल को अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अच्छा से पढ़िए, खेलिए, खेलना मना नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ाई भी जरूर कीजिए, पढ़ाई से धोखा मत कीजिए। तो चलिए अभी के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।